हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल आरएसएससी लाइव यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल पे। आज की हमारी क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। नॉर्सेट निमांस 2021 के लिए बहुत ही शानदार तरीके का एमसीक्यू लेके आए हैं आप लोगों के लिए। देखिएगा, सबसे पहला एमसीक्यू आप लोगों के सामने, फटाफट से अपना राइट आंसर पुट करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा क्या कह रहा है। ए क्लाइंट विथ ब्रेस्ट कैंसर इज रिटर्न टू द रूम फॉलोइंग ए राइट टोटल मैस्टेक्टमी। पेशेंट को यहाँ पे राइट टोटल मैस्टेक्टमी कर दिया गया है। द नर्स को क्या करना चाहिए अब, है ना। तो बताइएगा यहाँ पे क्या करना चाहिए। पहला कह रहा है एलिवेट द क्लाइंट्स राइट आर्म ऑन पिलो। क्लाइंट्स के जो राइट आर्म को क्या करना है, अपने को पिल्लो पे एलिवेट कर देना है। दूसरा कह रहा है प्लेस द क्लाइंट्स राइट आर्म इन डिपेंडेंट स्लिंग। एक स्लिंग बना के डिपेंडेंटली उसको लटका देना है। तीसरा कह रहा है कीप द क्लाइंट्स राइट आर्म ऑन बेड बिसाइड्स हर, है ना। वहां पे क्या करना है, एक और बेड की साइड में उसको क्या कर देना है, रख देना है। और नेक्स्ट कह रहा है प्लेस द क्लाइंट्स राइट आर्म अक्रॉस हर बॉडी, है ना। उसकी बॉडी को क्रॉस करते हुए दूसरी साइड की तरफ यहाँ पे रख देना है। तो क्या सही जवाब बनेगा आप लोगों की तरफ से? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। क्या सही जवाब बनेगा? हाँ जी, नमस्कार। सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट जिसका मैस्टेक्टमी हो चुका है, वो उसके बारे में आपको बात करनी है। देखिएगा, यहाँ सबसे पहले तो अपन मैस्टेक्टमी की ही बात कर लेते हैं कि मैस्टेक्टमी क्या होता है। मैस्टेक्टमी का मतलब क्या होगा कि ब्रेस्ट को रिमूव कर देना, है ना, ब्रेस्ट का रिमूवल। और यहाँ ब्रेस्ट का रिमूवल दो तरीके की सर्जरी जो बढ़िया कैंसर के अंदर की जाती है, बिल्कुल एग्जाम्स के अंदर बनता है। एक होता है आपका एमआरएम, मोडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी, और दूसरा होता है आपका रेडिकल मैस्टेक्टमी, है ना। तो जो लोग लाइव देख पा रहे हैं, यहाँ हमें बताने वाले हैं कि एमआरएम क्या होता है और रेडिकल मैस्टेक्टमी क्या होता है। फटाफट से जो लोग जानकारी रखते हैं, बिल्कुल यहाँ अपना अपना व्यू रखेंगे। फटाफट से देखिएगा क्या होता है एमआरएम और रेडिकल मैस्टेक्टमी, है ना। एमआरएम का मतलब है मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी और एक रेडिकल मैस्टेक्टमी। तो करते क्या है, दोनों कंडीशंस के अंदर देखिएगा, है ना, क्या करना होता है। एमआरएम के अंदर क्या किया जाता है, ब्रेस्ट टिश्यू, देखिएगा यहाँ पे ब्रेस्ट टिश्यू जितना भी होता है उन सबको निकाल दिया जाता है, और प्लस यहाँ पे एक्सिलरी लिम्फ नोड को रिमूव किया जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। एक्सिलरी लिम्फ नोड है, उनको भी रिमूव किया जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, एमआरएम बोलते हैं, मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी। इनमें डिफरेंस पूछा जाएगा आप लोगों से एग्जाम्स के अंदर, ध्यान रखिए। दूसरा कह रहा है रेडिकल मैस्टेक्टमी क्या है, तो बताना चाहूंगा रेडिकल मैस्टेक्टमी का मतलब होता है यहाँ आप ब्रेस्ट टिश्यू जो यहाँ पे कैंसर से पूरा अफेक्टेड है, ब्रेस्ट टिश्यू यानी कि कंप्लीट ब्रेस्ट, प्लस एक्सिलरी लिम्फ नोड, जो लिम्फ नोड यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट में है, बिल्कुल एक्सिलरी लिम्फ नोड, और प्लस यहाँ पेक्टोरेलिस मेजर और माइनर मसल जो आपकी चेस्ट पे रहेगी, है ना, पेक्टोरेलिस मेजर और पेक्टोरेलिस माइनर, इन दोनों मसल को भी क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, चेस्ट की मसल को भी रिमूव कर रहे हैं। जिसमें मसल को भी रिमूव किया जाता है वो क्या होता है, रेडिकल मैस्टेक्टमी कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। जबकि एमआरएम मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी में ब्रेस्ट टिश्यू और एक्सिलरी लिम्फ नोड को निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो ये ब्रेस्ट की सर्जरी होती है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पूछ रहा है कि मैस्टेक्टमी करने के बाद वो जो क्लाइंट्स का हैंड है उसके साथ में क्या करना रहेगा, तो ये आप लोगों से पूछा है। तो ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिया है, शीतल जोशी, छगन दांदे, दीपाली मिश्रा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब बनेगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ही शानदार जवाब आप लोगों की तरफ से। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जहां एलिवेट द क्लाइंट्स राइट आर्म ऑन पिल्लो, बिल्कुल पिल्लो पे एलिवेट करके रखना रहेगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखिएगा, बहुत बढ़िया स्वाति, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। ए ट्रॉमा क्लाइंट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी, है ना। एक ट्रॉमा पेशेंट है जिसको एडमिट किया है कहाँ, इमरजेंसी रूम फॉलोइंग ए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, बिल्कुल मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के बाद में ट्रॉमा क्लाइंट को इमरजेंसी रूम में एडमिट किया है। एग्जामिनेशन रिवील्ड दैट लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट मूव इनवर्ड। आपने पेशेंट को एग्जामाइन किया और आपने पाया कि जो लेफ्ट साइड का जो पेशेंट का चेस्ट है वो क्या कर रहा है, मूव इनवर्ड व्हेन द क्लाइंट्स इनहेल, है ना। ये यहाँ पे एक बहुत बढ़िया तरीके की चीज होने वाली है।
तो जिन लोगों का पढ़ा हुआ है उनके दिमाग में चीज आ चुकी है कि क्या सही जवाब है ना। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपके दिमाग में चीज आ रही है कि सही जवाब क्या है, तो बिल्कुल आप नॉर्सेट के लिए एलिजिबल है ना। बिल्कुल नॉर्सेट के लिए एलिजिबल है, बिल्कुल अगर आप इस तरीके का नॉलेज रखते हैं तो, है ना। द फाइंडिंग इज सजेस्टिव ऑफ, इस तरीके की फाइंडिंग्स क्या रहेगी, फटाफट से जवाब पुट कीजिएगा। बहुत बढ़िया, शानदार तरीके का जवाब आना चाहिए। बिल्कुल शीतल, राहुल राज, पूजा, दीपाली मिश्रा, बिल्कुल सही जवाब पुट करने की कोशिश करिए। बहुत बढ़िया, देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पूछा गया है कि क्या एक पेशेंट जिसको आपने एग्जामाइन किया है लेफ्ट साइड के अंदर, यहाँ अगर अपन किसी पेशेंट का चेस्ट देखें, है ना, तो यहाँ पे अगर किसी पेशेंट का अगर अपन चेस्ट देखें यहाँ, तो मोस्टली इस तरीके की कंडीशन जो रहती है ना, जब पेशेंट चेस्ट मूव इनवर्ड व्हेन क्लाइंट्स इनहेल, तो हमेशा देखिएगा ये पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन है। क्या है ये? पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। और पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन कहाँ प्रेजेंट होता है? तो सीधी सी बात है, फ्लेरल चेस्ट के अंदर प्रेजेंट होगा, ध्यान रखिएगा। जब पेशेंट का क्या हो जाएगा, मल्टीपल रिब फ्रैक्चर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। जब पेशेंट को मल्टीपल रिब फ्रैक्चर हो जाएगा, जैसे कि लेफ्ट साइड के अंदर देखते हैं कि पेशेंट को मल्टीपल रिब फ्रैक्चर हो गया, तो अब क्या, तो अब यहाँ पे पेशेंट जैसे ही क्या करेगा, इंस्पायर करेगा। नॉर्मली इंस्पिरेशन पे अपना चेस्ट जो है वो एक्सपांड होना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो टूटा हुआ पार्ट है वो एक अलग सेगमेंट बना लेगा, ध्यान रखना है। और ये टूटा हुआ पार्ट इंस्पिरेशन के टाइम में अंदर की साइड में जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना, इनवर्ड मूवमेंट करेगा, यही कह रहा है, मूव्स इनवर्ड, है ना। तो जो लेफ्ट साइड के अंदर जो टूटा हुआ पार्ट्स है ना, जो फ्रैगमेंट बन गया है, वो क्या करेगा, जितनी भी 3 से 4 रिब्स टूटी है वो एक तरीके का सेगमेंट बनाएगी और टूटा हुआ पार्ट्स इंस्पिरेशन के टाइम में अंदर को जाएगा, ठीक है, और एक्सपीरेशन के टाइम में वो ऊपर की तरफ आएगा, है ना। ये इस तरीके का पैराडॉक्सिकल मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये पैराडॉक्सिकल मूवमेंट कहाँ देखने को मिलता है? बिल्कुल फ्लेरल चेस्ट के अंदर देखने को मिलेगा, या अपन कहते हैं मल्टीपल रिब फ्रैक्चर के अंदर, है ना, मल्टीपल रिब फ्रैक्चर के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, मल्टीपल रिब फ्रैक्चर के अंदर पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, वही आपका फ्लेरल चेस्ट है ना। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कहा जाने वाला एमसीक्यू, बिल्कुल आपके एग्जाम्स के अंदर सीधा सीधा बन सकता है। बहुत बढ़िया, पूजा बहुत बढ़िया एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू आप लोगों के सामने, है ना, बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से चीजों को याद रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, फटाफट से अच्छे तरीके से यहाँ पे रीड कीजिएगा और अपना अपना जवाब पुट कीजिएगा। बहुत बढ़िया, जो लोग यहाँ पे लाइव देख पा रहे हैं फटाफट से यहाँ पे चैनल को लाइक करना नहीं भूलेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चीजें बढ़िया लग रही है तो। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ए न्यूरोलॉजिकल कंसल्ट हैज बीन ऑर्डर फॉर ए पीडियाट्रिक। यहाँ पीडियाट्रिक क्लाइंट के लिए क्या है, न्यूरोलॉजिकल कंसल्ट हैज बीन ऑर्डर फॉर ए पीडियाट्रिक क्लाइंट विद सस्पेक्टेड अब्सेंस सीजर, है ना। तो अब्सेंस सीजर के लिए यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल कंसल्ट हो रहा है। The client with absence seizure can be expected to have, है ना। यहाँ absence seizure जो यहाँ पे मोस्टली चिल्ड्रंस के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके बारे में कहा गया है कि वो किस तरीके का होता है, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे absence seizure के अंदर, है ना। देखिएगा क्या एक्सपेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शॉर्ट अब्रप्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन, बी कह रहा है क्विक सेवरल बायलैटरल जर्की मूवमेंट, तीसरा कह रहा है अब्रप्ट लॉस ऑफ मसल टोन, फोर्थ वन कह रहा है ब्रीफ लैप्स इन कॉन्शियसनेस। बताइएगा अब्सेंस सीजर का मतलब क्या होता है, फटाफट से जवाब दीजिएगा यहाँ पे। बहुत बढ़िया, कुछ लोग जवाब देने की बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। फटाफट से जवाब दीजिएगा, क्या सही जवाब बनेगा। यहाँ पे अब्सेंस सीजर की बात हो रही है, जो चिल्ड्रंस के अंदर मोस्टली प्रेजेंट होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। और मोस्टली जो
अब्सेंस सीजर होता है जिसमें, जिसको अपन डे ड्रीमिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डे ड्रीमिंग, जिसके अंदर पूरा कॉन्शियसनेस अल्टर्ड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। बहुत बढ़िया। यहाँ जो सही जवाब बनेगा आपका क्या बनेगा? देखिएगा, डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। क्या कह रहा है? क्लाइंट विद अब्सेंस सीजर कैन बी एक्सपेक्टेड टू हैव, क्या होगा? ब्रीफ लैप्स इन कॉन्शियसनेस। देखो क्या हो रहा है, अब्सेंस सीजर जो है फॉर्मली यहाँ पे इसको पेटिट माल सीजर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रीफ लैप्स इन कॉन्शियसनेस अकम्पनीड बाय रैपिड आई ब्लिंकिंग, है ना, लिप स्मैकिंग एंड माइनर मायोक्लोनस ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज, है ना। मोस्टली इन सारी चीजों को मिला के अपन डे ड्रीमिंग लाइक अपन चीजें बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? डे ड्रीमिंग। उसके बाद में यहाँ पे मोस्टली जो डी राइट आंसर है, जिसके अंदर क्या है? ब्रीफ लैप्सेस इन कॉन्शियसनेस आपको देखने को मिलेगा, है ना, जिसमें रैपिड आई ब्लिंकिंग और लिप्स स्मैकिंग इस तरीके की चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब्सेंस सीजर, और दूसरा यहाँ पे दिया गया है बाकी वाली चीजें जिसमें मसल टोन वगैरह, तो यहाँ कोई मसल टोन इस तरीके से लॉस नहीं होती, ध्यान रखिएगा। जो आपको टॉनिक क्लोनिक सीजर में देखने को मिलता है, यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। चलिएगा, जर्की मूवमेंट्स आपको टॉनिक क्लोनिक के अंदर देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने। क्लाइंट विथ सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, क्लाइंट विथ सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर इज एग्जिबिटिंग पार्किंसोनियन सिम्टम्स, है ना। Which medication is responsible for the development of Parkinson's symptoms? यहाँ पे देखिएगा, एक सीजोफ्रेनिया का या सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर का पेशेंट है, तो बिल्कुल आप क्या देते हैं उसको? सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर से इस पेशेंट को क्या दिया जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे जो एंटी साइकोटिक मेडिकेशन दी जाएगी, सीधी सी बात है, एंटी साइकोटिक मेडिकेशन। और एंटी साइकोटिक मेडिकेशन के अंदर आप क्या देते हैं? हेलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमाजिन, ये सारी टिपिकल एंटी साइकोटिक देंगे। और एटिपिकल के अंदर ओलांजापाइन, रिस्पेरिडोन, ये सारी मेडिकेशन दी जाएगी। तो यहाँ जो रहेगा, क्या सही जवाब बनेगा? सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर इज एग्जिबिटिंग पार्किंसोनियन सिम्टम्स। बिल्कुल यहाँ ईपीएस के सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को, और ईपीएस के अंदर आपको सूडो पार्किंसोनिज्म देखने को मिलता है, देखिएगा, सूडो पार्किंसोनिज्म। उसके बाद में पेशेंट को अकाथीसिया देखने को मिलता है। उसके बाद में पेशेंट को डिस्टोनिया देखने को मिलता है। उसके बाद में पेशेंट को टार्डिव डिस्काइनेशिया देखने को मिलता है ना। ये सारी के सारे क्या होते हैं? ईपीएस के सिम्टम्स होते हैं, याद रखिएगा। एनएमएस देखने को मिलता है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, है ना, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे लिखा गया है विच मेडिकेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पार्किंसोनियन सिम्टम्स। कौन सी मेडिकेशन ऐसी है जिसकी वजह से यहाँ पार्किंसोनियन सिम्टम्स हुए हैं, है ना। तो क्या सही जवाब बनेगा आप लोगों की तरफ से? फटाफट से जवाब पुट कीजिएगा, सही जवाब क्या बनेगा आप लोगों की तरफ से? सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, और यहाँ पे पेशेंट को पार्किंसोनियम, सीधी सी बात है, ईपीएस के सिम्टम्स मतलब सूडो पार्किंसोनिज्म। ईपीएस कौन सी ड्रग कॉज करवाएगी? ये एमसीक्यू कह रहा है यहाँ पे, कौन सी ड्रग है जो यहाँ ईपीएस कॉज करवाएगी, इस तरीके का एमसीक्यू है। तो बिल्कुल यहाँ जवाब बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। शीतल, गौरव, पूजा बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। क्या है? ओलांजापाइन जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, वैसे एटिपिकल टाइप का एंटीसाइकोटिक है, याद रखिए, एटिपिकल टाइप का एंटीसाइकोटिक ओलांजापाइन, जो सबसे ज्यादा वेट गेन करवाती है ना, सबसे ज्यादा वेट गेन करवाने वाली ड्रग ओलांजापाइन, यही यहाँ पे एंटीसाइकोटिक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो बेंजट्रोपिन है, ये आपका बेंजट्रोपिन यहाँ पे सेंट्रली एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, ध्यान रखिए। डाइफिनाइल हाइड्रामाइन यहाँ पे क्या है? ये एंटी हिस्टामाइन ड्रग है यहाँ पे, बेनाड्रिल। उसके बाद में डिवालप्रोक्सेस सोडियम जो है आपका, ये बिल्कुल यहाँ पे मूड स्टेबलाइजर ड्रग है। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो क्या? ओलांजापाइन जो एंटीसाइकोटिक है, वही क्या कॉज करवाएगी? ईपीएस कॉज करवाएगी, है ना। तो ए यहाँ पे एंटीसाइकोटिक है, तो ए बिल्कुल सही जवाब बनेगा। चलिएगा, बहुत बढ़िया। और ईपीएस के अंदर ही आपको सूडो पार्किंसोनिज्म देखने को मिल रहा है, और क्वेश्चन यही कह रहा है आपको कि
पार्किंसन सिम्टम्स किसकी वजह से देखने को मिल रहे, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू आप लोगों के सामने, फटाफट से जवाब पुट कीजिएगा। द ग्लाइकोसाइटेड हीमोग्लोबिन, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, द ग्लाइकोसाइटेड हीमोग्लोबिन ऑफ 40-year-old क्लाइंट, है ना, 40 साल का बूढ़ा क्लाइंट है, विथ डायबिटीज मेलाइटस इज 2.5%, उसका HbA1c आया है ना, HbA1c उसका कितना आया, 2.5%। द नर्स अंडरस्टैंड दैट, मतलब ये जो वैल्यू है यहाँ क्या इंडिकेट करेगी, ये वैल्यू यहाँ पे क्या इंडिकेट करेगी। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, द क्लाइंट कैन हैव ए हायर कैलोरी डाइट, कि मतलब पेशेंट क्या है यहाँ पे ज्यादा कैलोरी की डाइट ले रहा है। ऑप्शन नंबर बी, द क्लाइंट हैज गुड कंट्रोल ऑफ हर डायबिटीज, कि क्लाइंट का क्या है, डायबिटीज पे अच्छा कंट्रोल है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, द क्लाइंट रिक्वायर एडजस्टमेंट इन हर इंसुलिन डोज, कि क्लाइंट को इंसुलिन डोज के अंदर कुछ एडजस्टमेंट करना रहेगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, द क्लाइंट हैज पुअर कंट्रोल ऑफ हर डायबिटीज, यहाँ पे क्लाइंट का डायबिटीज पे पुअर कंट्रोल है। तो बताइए अगर HbA1c का लेवल 2.5% आया, ये क्या इंडिकेट करेगा। बहुत बढ़िया, जवाब पुट कीजिएगा फटाफट से। बहुत अच्छे, जो लोग लाइव देख पा रहे हैं यहाँ पे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, लाइक नहीं करेंगे तो चीजें गेन नहीं कर पाओगे, तो बिल्कुल लाइक कीजिए, अपनी श्रद्धा से जुड़ जाइए। श्रद्धा से किसी चीज को ग्रहण करते हैं तभी चीजें दिमाग में सेट होगी। बहुत बढ़िया, राइट आंसर पुट कीजिएगा फटाफट से। बहुत अच्छे, बिल्कुल कुछ लोग सही जवाब पुट कर रहे हैं, बहुत अच्छे। द क्लाइंट हैज गुड कंट्रोल ऑफ हर डायबिटीज, याद रखिएगा बिल्कुल। यहाँ पे अगर अपन देखें, है ना, जो HbA1c का जो लेवल देखा जाए तो कितना नॉर्मली अगर अपन देखें एक बढ़िया कंट्रोल वाला, तो यहाँ पे 2.5 से लेके 5.5% तक का जो HbA1c का लेवल है वो क्या रहेगा, वो यहाँ पे बिल्कुल सही एक इफेक्टिव रेंज रहती है, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल यहाँ पे अगर अपन बात करें, बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ देखो ग्लाइकोसाइटेड हीमोग्लोबिन है एडल्ट का, लगभग यहाँ 2.5 से 5.9% तक क्या रहता है, एक डिजायर्ड रेंज रहती है, ध्यान रखिएगा, है ना। एक सही और इफेक्टिव रेंज है, कोई दिक्कत नहीं है। जब पेशेंट का रेंज 6 एंड मोर देन 6 होने लगेगा, है ना, 6 और मोर देन 6 होने लगेगा, तब यहाँ दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। और उसके ऊपर जब पेशेंट का मोर देन 7, है ना, तब यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि इसका क्या है, पुअर कंट्रोल है डायबिटीज पे। जब वहां पे ग्लाइकोसाइटेड हीमोग्लोबिन का लेवल जब मोर देन 7 देखने को मिलेगा, इट मींस क्या, वो पुअर कंट्रोल है, ध्यान रखना है वहां पे, ठीक है ना। चलिए इस तरीके से नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द मदर ऑफ ए चाइल्ड विथ सिस्टिक फाइब्रोसिस, mother of a child with cystic fibrosis tells the nurse that her child makes snoring sounds when breathing, है ना। यहाँ एक मदर जिसका बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस है, वो कंप्लेन कर रही है कि उसका बच्चा जब सांस ले रहा है तब उसको स्नोरिंग साउंड सुनाई दे रहा है। द नर्स इज अवेयर दैट मेनी चिल्ड्रन विद सिस्टिक फाइब्रोसिस हैव, है ना। तो नर्स यहाँ पे क्या मतलब एक्सपेक्ट करेगी या बताएगी कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के बच्चे होते हैं उनके साथ में और कौन सी चीज यहाँ पे 4 ऑप्शन में से दी गई एसोसिएटेड रहती है, कौन सी चीज एसोसिएटेड रहती है। ए कह रहा है कोएनल अट्रेजिया, ऑप्शन नंबर बी नेजल पॉलिप, ऑप्शन नंबर सी सेप्टल डेविएशन, ऑप्शन नंबर डी एनलार्ज एडिनोइड्स। क्या चीज रहेगी, देखिएगा जवाब यहाँ पे आप लोगों की तरफ से बनना चाहिए सही वाला, क्योंकि एमसीक्यू बन सकता है एग्जाम्स के अंदर। पेशेंट को स्नोरिंग साउंड्स आ रहा है, तो यहाँ नर्स क्या एक्सपेक्ट कर रही है और क्या जानकारी रखती है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला बच्चा है, तो क्या चीज साथ में हो सकती है। बहुत बढ़िया, यहाँ पे सही जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं।
बहुत अच्छे आशीष स्वाति बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्या रहेगा? नेजल पॉलिप्स। नेजल पॉलिप्स यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो मतलब सिस्टिक फाइब्रोसिस का जो बच्चा होता है, उस सिस्टिक फाइब्रोसिस के बच्चे के अंदर मोस्टली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉमन रहती है, लेकिन याद रखिएगा इसके साथ में कंजेनाइटली ही किसी पेशेंट यहाँ बच्चे के अंदर नेजल पॉलिप यहाँ पे क्या रहते हैं, वो भी कॉमन रहते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। क्योंकि यहाँ जो सिस्टिक फाइब्रोसिस का बच्चा होता है, इसके अंदर थिक सिक्रेशन का प्रॉब्लम होता है। इसके बॉडी सिक्रेशन कैसे रहते हैं? थिक सिक्रेशंस रहते हैं, ध्यान रखिए। और यहाँ पे क्या रहेगा? नेजल पॉलिप बनने के चांसेस बिल्कुल रहते हैं ऐसे पेशेंट्स के अंदर। बी बिल्कुल सही जवाब है। पहला कोएनल अट्रेजिया दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है? कोएनल अट्रेजिया एग्जाम्स का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। कोएनल अट्रेजिया का मतलब बताइएगा, क्या मतलब रहता है कोएनल अट्रेजिया का? देखो, कोएनल अट्रेजिया का मतलब होता है अब्सेंट ओपनिंग ऑफ नेजोफेरिंग्स, है ना। नेजोफेरिंग्स के अंदर ओपनिंग का अब्सेंट होना, नेस का याद रखिए क्या होता है यहाँ पे? अब्सेंट ओपनिंग ऑफ नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स के अंदर जो नोज जो पीछे की साइड में जाके नेजोफेरिंग्स में खुलता है, उसका ओपनिंग क्या होता है? यहाँ पे अब्सेंट ओपनिंग होगा, ध्यान रखिएगा नेजोफेरिंग्स का, ठीक है ना। क्या बोला जाएगा? कोएनल अट्रेजिया। और वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पिछले एम्स के 5 एग्जाम में से 3 एग्जाम्स के अंदर पूछा गया एमसीक्यू, ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आप लोगों के लिए नया एमसीक्यू। The nurse is caring for a client with full thickness burn to the lower half of the torso. Full thickness burn कहाँ है? Lower half of the torso and lower extremities. During the emergent phase of injury, the primary nursing diagnosis would focus on, है ना। यहाँ पे इमरजेंट फेज के दौरान प्राइमरी नर्सिंग डायग्नोसिस कौन सा बनेगा? पहला देखिएगा इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, बी कह रहा है इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज, सी कह रहा है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट और डी कह रहा है पेन। बताइएगा फटाफट से। बहुत बढ़िया, गौरव बिल्कुल सही बता रहे हैं, स्वाति सही बता रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल बहुत बढ़िया। छगन धंधे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सरकार। नेक्स्ट देखिएगा, बिल्कुल सही है सी, यहाँ पे फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन कह रहा है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, तो ध्यान रखिएगा जब यहाँ हेड एंड नेक, याद रखिए जब हेड एंड नेक के अंदर यहाँ पे अगर क्या होगा, पेशेंट का बर्न होता, तो आपका राइट आंसर यहाँ ए बन सकता था। ध्यान रखिए हेड एंड नेक के बर्न के दौरान इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस का चांस बन सकता है, ध्यान रखिए, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे कहाँ पे लोअर हाफ ऑफ टोर्सो एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज बर्न है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट एमसीक्यू आप लोगों के सामने, क्लाइंट विथ डायबिटीज मेलाइटस है जे प्रेस्क्रिप्शन फॉर ग्लूकोट्रोल एक्सेल, यानी कि ग्लिपिजाइड दिया जा रहा है पेशेंट को। द क्लाइंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू टेक द मेडिकेशन। यहाँ पे जो ग्लिपिजाइड है, इसको कौन से समय पे लेना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बेसिक नॉलेज के लिए भी ध्यान रखने लायक चीजें। राइट आंसर पुट कीजिएगा, क्या सही जवाब बनेगा यहाँ पे? क्या सही जवाब बनेगा आप लोगों की तरफ से? ए कह रहा है एट बेड टाइम, ये ग्लिपिजाइड की बेड टाइम लेंगे। बी कह रहा है कि विथ ब्रेकफास्ट के दौरान लिया जाएगा। सी कह रहा है बिफोर लंच और डी कह रहा है आफ्टर डिनर। तो बताइएगा कब लिया जाएगा यहाँ पे ग्लिपिजाइड को? बहुत बढ़िया, फटाफट से जवाब यहाँ पे आना चाहिए आप सभी लोगों का। कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अपन एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं।
राइट आंसर पुट कीजिएगा। क्या सही जवाब बनेगा? बहुत बढ़िया, कुछ लोग यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से जा रहे हैं। बिल्कुल, जो ग्लिपिजाइड रहेगा इसको कब देना रहेगा? बिल्कुल सही जवाब है विथ ब्रेकफास्ट, बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है ना। ब्रेकफास्ट के साथ में इसको देना रहेगा, क्योंकि ये क्या करता है, बिल्कुल जीआई इरिटेशन करता है। बहुत ही शानदार आशीष। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 9। The nurse is caring for a client admitted with suspected myasthenia gravis. Which finding is usually associated with a diagnosis of myasthenia gravis? तो यहाँ माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट को एडमिट किया है, तो यहाँ कौन सी फाइंडिंग है जो यहाँ पे मतलब माइस्थेनिया ग्रेविस को क्या कर रही है, डायग्नोज कर रही है कि ये पेशेंट जो है ये माइस्थेनिया ग्रेविस का ही है ना। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और आप लोगों को बताना चाहता हूं, माइस्थेनिया ग्रेविस नॉर्सेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिए। एक एमसीक्यू यहाँ से बहुत ही बढ़िया तरीके का बनता है। बिल्कुल एक एमसीक्यू माइस्थेनिया ग्रेविस से बनेगा ही बनेगा, चाहे इसकी मेडिकेशन से बने, चाहे इसके साइन एंड सिम्टम्स में बने, बिल्कुल बनेगा एक एमसीक्यू, ध्यान रखिएगा। बहुत ही शानदार टॉपिक है माइस्थेनिया ग्रेविस। तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ कौन सी ऑप्शन है जो यहाँ पे क्या कर रहा है, डायग्नोज कर रहा है। ए कह रहा है विजुअल डिस्टर्बेंसेज इंक्लूडिंग डिप्लोपिया, बी कह रहा है असेंडिंग पैरालिसिस एंड लॉस ऑफ मोटार फंक्शन, सी कह रहा है कोगविल रिजिडिटी एंड लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, डी कह रहा है प्रोग्रेसिव वीकनेस दैट इज वर्स्ट एट द डेज एंड। क्या सही जवाब बनेगा आप सभी लोगों का? बहुत बढ़िया, बिल्कुल जवाब देने की कोशिश की जा रही है। यहां देखिएगा क्या रहता है, माइस्थेनिया ग्रेविस के केसेज के अंदर यहाँ अपने को बढ़िया है ना, सबसे अच्छा जो यहाँ पे सिम्टम्स है वो देखना रहेगा, तो वो है आपका डी, याद रखिए, प्रोग्रेसिवली वीकनेस है ना। बिल्कुल यहाँ धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, देखिएगा वीकनेस, और वर्स्ट मतलब कब बढ़ जाता है, तो डे एंड है ना। तो अपन डायर्नल वेरिएशन की तरह लेते हैं इसको भी है ना, मतलब इवनिंग होते होते, नाइट होते होते यहाँ पे क्या हो जाएंगे, उसके सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। यहाँ देखिएगा, the client with myasthenia develops progressive weakness that wasn't during the day ठीक है ना। तो मतलब ये क्या है, डायर्नल वेरिएशन की बात करते हैं अपन। तो यहाँ आंसर ए है वो क्या है, करेक्ट है, क्योंकि सिम्टम्स मोस्टली जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस को बता रहे हैं। यहाँ पे ए है विजुअल डिस्टर्बेंस और इंक्लूडिंग डिप्लोपिया, बिल्कुल डिप्लोपिया जो रहता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का इनिशियल साइन है, याद रखिएगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का इनिशियल साइन क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर, ध्यान रखिएगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का इनिशियल साइन क्या रहेगा, डिप्लोपिया रहेगा, ध्यान रखिएगा है ना, और उसके साथ में विजुअल डिस्टर्बेंस, बिल्कुल सही जवाब है बी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बी तो जीबीएस को दर्शा रहा है, जहां असेंडिंग पैरालिसिस देखने को मिलता है, याद रखिए है ना। बिल्कुल जीबीएस गुलियन बेरी सिंड्रोम के अंदर आपका मोस्टली जो रहता है लोअर लेग के अंदर पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है, उसके बाद में धीरे धीरे सिम्टम्स ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, डीमाइलिनेशन ऑफ द नर्व होता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ असेंडिंग चीजें होती है ना। तो असेंडिंग पैरालिसिस जो होता है वो कहाँ देखने को मिलेगा, वो आपको जीबीएस के अंदर गुलियन बेरी सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पे सी जो बता रहा है, सी यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर क्या कह रहा है, कोगविल रिजिडिटी एंड लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल ये पार्किंसंस डिजीज के अंदर देखने वाला है ना। बिल्कुल पार्किंसंस के ट्राइड के अंदर कोगविल रिजिडिटी एक सिम्टम्स रहता है, ध्यान रखिएगा है ना। उसके बाद में एकाइनेशिया और वहां पे ट्रिमर रहता है, ये इस तरीके से पार्किंसंस के भी ट्राइड सिम्टम्स एग्जाम में पूछे गए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू आप लोगों के सामने क्वेश्चन देखिएगा, फिजिशियन ऑर्डर फॉर ए क्लाइंट विथ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस इंक्लूड द फॉलोइंग, स्ट्रिक्ट एनपीओ एंड नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब टू लो इंटरमिटेंट संक्शन है ना।
यहाँ फिजिशियन ऑर्डर विथ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस इंक्लूड क्या क्या है, उसको कहा गया कि एक तो इसको एनपीओ रखना है ना, उसके साथ में नेजोग्रेस्टिक ट्यूब डाल के इसको क्या सक्शन से कनेक्ट कर देना है, वो भी लो इंटरमिटेंट सक्शन से। द नर्स रिकॉग्नाइज दैट विदहोल्डिंग ओरल इंटेक विल, है ना, यहाँ नर्स को क्या ध्यान होना चाहिए या फिर क्या ध्यान रखेगी कि विदहोल्डिंग ओरल इंटेक, यहाँ मतलब आपने जब ओरल इंटेक को विदहोल्ड कर दिया है तो उसकी वजह से क्या होगा, है ना, तो क्या होगा बताइए फटाफट से। पहला कह रहा है रिड्यूस द सिक्रेशन ऑफ पैंक्रेटिक एंजाइम, है ना, कि जो रिड्यूस द सिक्रेशन ऑफ पैंक्रेटिक एंजाइम मतलब अगर पेशेंट को अगर अपन भूखा रखेंगे, एनपीओ रखेंगे और यहाँ एनजी ट्यूब से अपन स्टोमक को खाली करते रहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैंक्रेटिक सिक्रेशन से वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है डिक्रीज द क्लाइंट्स नीड फॉर इंसुलिन, है ना, यहाँ पे कि क्लाइंट्स का जो इंसुलिन का नीड है वो कम हो जाएगा। तीसरा कह रहा है प्रिवेंट द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, मतलब गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशंस को प्रिवेंट कर रहे हैं। या है एलिमिनेट द नीड ऑफ पेन मेडिकेशन, मतलब इस तरीके के इंटरवेंशन करने से पेन मेडिकेशन की जरूरत नहीं रहेगी, है ना। तो क्या सही जवाब बनेगा आप लोगों की तरफ से, फटाफट से सही जवाब पुट कीजिएगा। जवाब आना चाहिए सभी लोगों का, फटाफट से जवाब पुट कीजिएगा, क्या सही जवाब बनेगा आपका। बहुत बढ़िया, कुछ लोग यहाँ पे सही जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्या कह रहे हैं, रिड्यूस द सिक्रेशन, है ना, रिड्यूस द सिक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम, है ना, बिल्कुल यहाँ पे जो पैंक्रियाटिक एंजाइम है उनके सिक्रेशन को क्या करना, कम करना, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर इस तरीके के इंटरवेंशन करेंगे, पेशेंट को एनपीओ रखेंगे और यहाँ पे एनजी ट्यूब को लो इंटरमिटेंट सेक्शन पे डाल देंगे तो ना तो कंटेंट यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और ना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो पैंक्रियाज को क्या है उस अपने सिक्रेशंस को यहाँ पे नहीं छोड़ना रहेगा, है ना। तो चीजें नहीं जाएगी तो वहां स्टिमुलेट नहीं करेगी तो पैंक्रियाज अपने शांत स्वभाव में पड़ा है और उसमें से क्या है पैंक्रियाटिक एंजाइम्स भी कम सिक्रेट होंगे और कम सिक्रेट होंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका जो पैंक्रियाटाइटिस है, उसका जो इन्फ्लामेशन हो रखा है ना, उसके लिए उसको क्या होगा, थोड़ा उसको मतलब सही तरीके से रहेगा, इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा उसको। देखिएगा, विदहोल्डिंग ओरल इंटेक विल हेल्प स्टॉप द इंफ्लेमेटरी प्रोसेस बाय रिड्यूसिंग सिक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम, है ना। तो यहाँ इंफ्लेमेटरी प्रोसेस है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, है ना। बिल्कुल यही बात मैं कहना चाहता हूं। तो यहाँ सही जवाब क्या बन जाएगा, रिड्यूस द सिक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए जो आज का एमसीक्यू सीजन है ना, वो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे हो चुका है ना। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो अपन नेक्स्ट सीजन के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिएगा, अगर सफल होने का जज्बा मजबूत हो तो असफलता आपके इरादे को कभी तोड़ नहीं सकेगी, है ना। बिल्कुल सफल होने का जज्बा यहाँ पे आप लोगों का मजबूत होना चाहिए। आप लोगों के लिए नॉरसेट क्लियर करने का जो जज्बा है वो मजबूत होना चाहिए। बाकी कोई यहाँ पे किसी भी तरीके की परेशानी आप लोगों के आड़े नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीजन के अंदर। थैंक यू।